अब मेन इंपॉर्टेंट बात हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं कि आखिर में ग्लूकोज का प्रिपरेशन कैसे है। ठीक है, यहाँ देखना कि ग्लूकोज हम बनाएंगे कैसे। ग्लूकोज का मतलब हेक्सोज शुगर, 6 कार्बन की शुगर है, एल्डिहाइड ग्रुप है। कैसे बनाएंगे, ये सारी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान रखेंगे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो याद रख सकते हो। स्वीट फ्रूट में मिलते हैं, हनी में मिलते हैं, राइप ग्रेप्स में मिलते हैं, इन सब चीज़ों में आपको मिलता है क्या, ग्लूकोज। तो ध्यान रखना, 1 2 3 सोर्स हैं कहाँ पर, स्वीट फ्रूट, हनी एंड राइप फ्रूट। ठीक है, ग्रेप में जो इन्होंने दिया। प्रिपरेशन की मेथड में पहला प्रिपरेशन देखना है कि कैसे हम बनाएंगे। कह रहे हैं कि बनाने का तरीका किससे बनाना है, सुक्रोज से बनाने जा रहे हो। सुक्रोज का मतलब किससे, जो घर में आपकी चीनी है, शुगर है, उससे बनाने जा रहे हो। किसको, ग्लूकोज को। मतलब देखो केन शुगर से कैसे ग्लूकोज को बनाएंगे। तो कह रहे हैं कि सिंपल सा तरीका है, आप क्या करो, शुगर लीजिए, सुक्रोज, ये रिएक्शन याद रखना, सुक्रोज C12H2211। आगे हम डिस्कस, अभी ये आपको लग रहा होगा कि फार्मूला कैसे है, तो ये जब हम स्ट्रक्चर आगे अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो वहाँ हम देखेंगे कैसे सुक्रोज का फार्मूला ये बन रहा है। हाइड्रोलिसिस किया गया मतलब वाटर एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में हम इससे रिएक्शन कराएंगे तो प्रोटोनेशन होगा और आसानी से ये 2 यूनिट में ब्रेक हो जाएगा। यहाँ देखो दोनों यूनिट का फार्मूला तो सेम है, फार्मूले में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब कुछ सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप अंदर अलग है। एक ये मान लीजिए, एक देखो ना लिखा है इसका ग्लूकोज है, दूसरा कह रहे हैं फ्रक्टोज। तो इसका मतलब ये रिएक्शन याद रखना, आपका बनाने जा रहे हो ग्लूकोज, ये साथ में फ्रक्टोज भी बन रहा है। तो कह रहे हैं कि ग्लूकोज की प्रिपरेशन की मेथड क्या है, तो कह रहे हैं भैया केन शुगर से बना लो। केन शुगर से मतलब सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करो एसिडिक मीडियम में, वाटर से रिएक्शन कराओ, वाटर इससे रिएक्ट करके इसे तोड़ देगा, 2 यूनिट में तोड़ रहा है। दैट्स वाई इट इज अ डाइसैकेराइड, इसीलिए इसको डाइसैकेराइड बोल रहे थे, इसीलिए इसे डाइसैकेराइड कर रहे थे, क्योंकि हाइड्रोलिसिस होने के बाद 2 यूनिट में टूट रही है। अब ये वाली, अब इनको हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये और नहीं टूटेंगे, ये भी नहीं टूटेगा, इसलिए इन दोनों को मोनोसैकेराइड बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए दूसरी देखना, दूसरा तरीका क्या है। कह रहे हैं दूसरा तरीका हमारे पास है शुगर बनाने का, मतलब वो ग्लूकोज बनाने का, वो है स्टार्च से। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार पूछा भी गया है। इसका फॉर्मूला क्या है, दिस इज ए पॉलीसैकेराइड, ये पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड का मतलब बहुत सारे यूनिट इसमें मिलकर बना रही हैं इसे। अब ये एक्चुअल में सेलुलोज होता क्या है, सेलुलोज होता है बीटा डी ग्लूकोज। आगे बताऊंगा आपको कि ये क्या होता है। एक्चुअल में अल्फा बीटा साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होते हैं, तो बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट जब एक साथ जुड़ती जाती हैं 1 to 4, C1 to C4 कार्बन आपस में जुड़ते जाते हैं। मतलब C1 का मतलब एक मोनोसैकेराइड ग्लूकोज की, बीटा डी ग्लूकोज की एक यूनिट का पहला कार्बन दूसरे वाली यूनिट के चौथे कार्बन से इस तरीके से जुड़ता जाए, और एक बहुत बड़ी जब चेन बनती है ग्लूकोज का, इसका फ्रक्टोज का, इसमें पहले कार्बन ग्लूकोज और सुक्रोज में एक्चुअल में एक ग्लूकोज होता है, एक फ्रक्टोज होता है। ठीक है, इससे जब जुड़ते जाते हैं ना, तो ये बहुत बड़ी यूनिट बनती है, तो इसी को हम बोलते हैं सेलुलोज। तो बीटा डी ग्लूकोज की एक पॉलीहाइड्रोक्सी यूनिट होती है, इसका हाइड्रोलिसिस करोगे, यहाँ एन नंबर में है तो इसका हाइड्रोलिसिस होगा इस टेम्परेचर प्रेशर पर, तो यहाँ सभी ग्लूकोज मिलेंगे। क्यों, क्योंकि ये ग्लूकोज से ही मिलकर बना होता है। तो एक्चुअल में ये बीटा डी ग्लूकोज की बहुत बड़ी यूनिट होती है, जिसे हम सेलुलोज कहते हैं। अगर आपसे पूछे व्हाट इज सेलुलोज, आप सिंपल से कह सकते हो कि इट इज़ अ पॉलीहाइड, सीधे सीधे इसको आप कह सकते हो बीटा डी ग्लूकोज की पॉलीहाइड्रोक्सी चेन ऑफ बीटा डी ग्लूकोज कर सकते हो। बीटा डी ग्लूकोज की एक पॉलीसैकेराइड चेन, सॉरी पॉलीसैकेराइड चेन ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, ये हो जाएगा आपका स्टार्च। आगे इसमें और भी डिस्कस करेंगे, इसका भी कैसे बनाएंगे, याद रखना रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। आगे वाली रिएक्शन और भी इंपॉर्टेंट बढ़ती जा रही है, देखना इसमें आ गया स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में क्वेश्चन क्या पूछते हैं ये ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर इन्होंने दिया है, फर्स्ट पॉइंट दिया है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला वाज फाउंड टू C6H12O6। ग्लूकोज का देखा गया कि इन्होंने कहा कि हमने ग्लूकोज का फॉर्मूला देखा तो C6H12O6 आ रहा है, कैसे पता चल रहा है, तो इसके लिए ध्यान रखो। कहते हैं कि ग्लूकोज में 6 कार्बन की चेन होती है, तो ग्लूकोज में 6 कार्बन की जो चेन होती है इसके बारे में पूछते हैं। फार्मूला तो ये हो ही गया, इसके फार्मूला C6H12O6 आया, तो कैसे आया, कैसे पता चला कि उसमें 6 कार्बन है, कैसे पता चला कि उसमें 6 ऑक्सीजन या ऑक्सीजन किस फॉर्म में, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के फॉर्म में है। तो पहला पॉइंट यहाँ जो इंपॉर्टेंट पूछेंगे, जो इसमें सेकंड दिया इन्होंने, कि ग्लूकोज में 6 कार्बन की सीधे सीधे N हेक्सेन की एक सीधे सीधे चेन होती है।
ये कैसे प्रूव हुआ कि ग्लूकोज हैज 6 कार्बन चेन, 6 कार्बन की एक चेन होती है, कैसे प्रूव हुआ? तो सिंपल सी रिएक्शन है कि आप क्या करिए कि ग्लूकोज लीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड एक बहुत ही स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है, HI की प्रेजेंस में हीट कर दो, एक बहुत ही स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है भैया, एकदम ब्रेक कर देगा कोई भी फंक्शनल ग्रुप लो, एल्डिहाइड लो, कीटोन लो, कार्बोक्सिलिक एसिड लो, कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर आपका ये रिएक्टेंट साइड में कुछ भी हो वो सब का सब एल्केन में जाएगा। एल्डिहाइड हो वो भी एल्केन में, कीटोन हो वो भी एल्केन में, कार्बोक्सिलिक एसिड हो वो भी एल्केन में। तो यहाँ पर OH है या CHO हो, सब के सब सीधे सीधे एल्केन में रिड्यूस कर देता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है, ध्यान रखना। तो यहाँ से सीधे सीधे आपको 6 कार्बन की एन हेक्सेन की एक कंपाउंड बन रहा है, इससे ये प्रूव हो रहा है कि ग्लूकोज हैज 6 कार्बन चेन। बोर्ड में आपसे क्या पूछते हैं? आपसे बोर्ड में पूछते हैं कि कोई ऐसी रिएक्शन बताइए जिससे प्रूव हो कि ग्लूकोज हैज 6 कार्बन चेन, तो आप सीधे सीधे कहेंगे कि व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है, इट चेंज इनटू या इट गिव इनटू एन हेक्सेन मींस 6 कार्बन की चेन। तो इससे प्रूव होता है कि इसमें 6 कार्बन की चेन है, रिएक्शन लिख के दिखा देना आपको। तो पहला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछते हैं और उसका उत्तर क्या देना। दूसरे पॉइंट से क्या क्वेश्चन बनता है? कहते हैं चलिए कार्बन की 6 कार्बन की चेन होती है, पता तो चल गया, लेकिन ग्लूकोज में ऐसे कैसे पता चलता है कि उसमें कार्बोनिल ग्रुप है? हाउ ग्लूकोज हैज कार्बोनिल ग्रुप, मतलब कैसे आप प्रूव कर, हाउ वी कैन प्रूव दैट ग्लूकोज हैज कार्बोनिल ग्रुप, ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल का मतलब CO ग्रुप, C डबल बॉन्डेड O, ये हो जाएगा इस टाइप से। कार्बोनिल ग्रुप उसमें होता है, कार्बोनिल एल्डिहाइड भी हो सकता है, कार्बोनिल कीटोन भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप में अगर यहाँ पर हाइड्रोजन एक लगा है और इधर एक एल्काइल ग्रुप लगा है तो एल्डिहाइड है, लेकिन अगर इसमें दोनों एल्काइल ग्रुप लग गए तो ये कीटोन हो गया, है दोनों में कार्बोनिल ग्रुप। तो अब ये पूछना चाह रहे हैं कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप होता है, अभी क्लियर नहीं है कि वो एल्डिहाइड है या कीटोन है, बस केवल ये पूछेंगे कि हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दैट ग्लूकोज हैज अ कार्बोनिल ग्रुप, कैसे पता चला? तो उसके लिए रिएक्शन है। कह रहे हैं भैया एक काम करो, आप रिएक्शन करा दीजिए इसको हाइड्रोक्सिल एमाइन से, NH2OH हाइड्रोक्सिल एमाइन से रिएक्शन कराओगे तो NH2OH आपका दे देगा सीधे सीधे ऑक्साइम में, ये कंपाउंड आपका ऑक्साइम है। रिएक्शन क्या होगी यहाँ पर? यहाँ CHO आपका जो है ग्रुप में C है, यहाँ पर हाइड डबल बॉन्डेड O है, यहाँ पर H है, यहाँ पर भी OH है। तो अब आपको देखना क्या कि यहाँ पर आपका ये देखना NOH है और यहाँ पर एक ये H, ये OH यहाँ से निकल जाएगा H2O के रूप में। तो फाइनली आपका क्या बन जाएगा कि ये आपस में ये CHO ग्रुप ब्रेक होकर के NOH के रूप में बन जाएगा, NOH। अगर मैं इसको ओपन करके देखना चाहूँ तो यहाँ पर ऐसे ऐसे दिखा देना, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, इसके साथ है OH, ठीक। अब क्या होगा ये देखना, ये ऑक्सीजन और ये दोनों हाइड्रोजन, यहाँ पर बनेगा, ये निकलेगा हाइड्रोलिसिस तरीके से H2O, बचेगा क्या? इसका N और इसका कार्बन का यहाँ पर सीधे सीधे N के बीच में यहाँ पर बॉन्डिंग हो जाएगी, डबल बॉन्डिंग होगी, क्योंकि नाइट्रोजन का भी डबल फ्री हो रहा है, इधर कार्बन के ऑक्सीजन हटने से ये भी डबल फ्री हो रहा है। तो एक्चुअल में C+O और H इसको ऐसे लिखें तो C+O का डबल O ऑक्सीजन टूटेगा, 2 बॉन्ड यहाँ से फ्री होंगे, ऐसे यहाँ से वाटर निकलेगा और इससे जुड़ जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं ऑक्साइम का फॉर्मेशन होता है। तो याद रखना, तो इससे ये प्रूव होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के, इसी में हमारा अब अगला पॉइंट हमारा जो आया कि यहाँ पर इसी रिएक्शन की दूसरा रिएक्शन है। एक तो ये रिएक्शन हो गई किसके साथ? हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ ऑक्साइम का फॉर्मेशन हो रहा है। ऑक्साइम का फॉर्मेशन होना ये बात का प्रूफ दे रहा है कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप है, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड वाले में जब आपने पढ़ा होगा तो कार्बोनिल ग्रुप हमेशा हाइड्रोक्सिलेमीन से रिएक्शन देता है, एडिशन एलिमिनेशन करके रिएक्शन होती है। अब अगला कह रहे हैं कि हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा? सेम जैसे अभी आपने देखा था, यहाँ पर भी हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन होगी। हाइड्रोजन की साइनाइड के साथ रिएक्शन होने के बाद यहाँ पर हाइड्रोजन साइनाइड साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर लिखा हुआ साइनोहाइड्रिन, गिव साइनोहाइड्रिन। तो एक्चुअल में ये फाइनली कंप्लीटली एडिशन रिएक्शन होती है। कैसे? C डबल बॉन्डेड O होगा, यहाँ पर ऐसे समझो, हाइड्रोजन इधर दिखा दो, यहाँ से बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। हाइड्रोजन साइनाइड में H+ है, साइनाइड आपका माइनस है, H+ जा करके O से जुड़ेगा तो OH बन जाएगा।
साइनाइड माइनस है वो आकर के इस कार्बन पर अटैक करके इसके साथ जुड़ जाएगा, तो CN यहाँ पर लग जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट आपका साइनोहाइड्रिन बन रहा है। तो ये दो रिएक्शन है, ये दोनों की दोनों रिएक्शन किसकी हैं? कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन है। अगर आपको कहीं पहचानना हो कि कार्बोनिल ग्रुप है या नहीं, तो कार्बोनिल ग्रुप को पहचानने के लिए दो रिएजेंट की आपस में रिएक्शन करा दो। ये दोनों आपने एल्डिहाइड में पढ़ के आए हो, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में, तो वहाँ और यहाँ पर दोनों में मैच हो रहा है। तो दो रिएक्शन है, याद रखना कि कैसे आप प्रूव करोगे कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप है। तो दो रिएक्शन, हाइड्रोक्सिलमीन, हाइड्रोजन साइडाइड। तीसरा पॉइंट हम आते हैं नेक्स्ट, अगला हमारा जो है डिस्कस करना। पहले हमने क्या डिस्कस किया? ग्लूकोज में 6 कार्बन की चेन है। दूसरा पॉइंट हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि उसमें कार्बोनिल ग्रुप है। अब तीसरे पॉइंट पर हम जाएंगे कि कार्बोनिल ग्रुप तो है, कार्बोनिल ग्रुप दो तरह के होते हैं, या तो वो कीटोन होगा या तो एल्डिहाइड होगा। ये एल्डिहाइड हो गया और ये वाला आपका कीटोन हो गया। तो या तो एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा। ये कैसे पता चलेगा कि वो कार्बोनिल एल्डिहाइड है या कार्बोनिल कीटोन है? इसकी बहुत अच्छी रिएक्शन है ब्रोमीन वाटर, मस्त रिएक्शन है, ध्यान रखना। ये आपका ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराओगे तो ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप को सीधे ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। तो ब्रोमीन वाटर एक अच्छा सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो एल्डिहाइड ग्रुप को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ऑक्सीडाइज कर देगा। एल्कोहल को कुछ नहीं करेगा, ये एल्कोहल ऐसे रह जाएंगे। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि जब हमने एल्डिहाइड को मीन्स ग्लूकोज को, जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करा रहे हैं, तो वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो गया और ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है इसको हम बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड मतलब नीचे के सारे OH OH वैसे ही रहेंगे, यहाँ पर आपका COOH, एल्डिहाइड और COOH में चेंज हो जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड। तो ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड का बनना ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन हो रही है, ठीक है। ग्लूकोनिक एसिड यहाँ पर बन रहा है, तो ये हो गया एक तरीके से कार्बोनिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? ये एल्डिहाइड है, ठीक है। तो अब ध्यान रखना कि अगर यही यहां पर कीटोन होता, अगर ये कीटोन होता, कीटोन, तो भैया ये रिएक्शन नहीं होती। समझ में आया? तो कह रहे हैं कि ध्यान रखना, कीटोन से ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन नहीं होगी, एल्डिहाइड वाले से ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन हो जाएगी। तो ये कहने का मतलब हो गया कि अगर आप ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करा रहे हो और आपका ग्लूकोज हैगा तो वो ग्लूकोनिक एसिड में बदल जाएगा, फ्रक्टोज होगा, कोई चेंज नहीं होगा। आप सीधे सीधे कह देना कि जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एल्डिहाइड है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है वाली बात। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या पता करना चाहते हैं? कहते हैं भैया कि अगर हम ग्लूकोज का एसिटाइलेशन करें, एसिटाइलेशन का मतलब हमने कार्बोनिल ग्रुप को जो है एनहाइड्राइड में बदलने जा रहे हैं, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप को एल्कोहल ग्रुप को हम जो है एनहाइड्राइड में बदलने जा रहे हैं। अब हमने इसको तो डिसाइड कर लिया कि कार्बोनिल ग्रुप है, OH ग्रुप कितने हैं ये पता लगाने जा रहे हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे बोर्ड में कि बताइए कि हमें कैसे पता चला कि ग्लूकोज में 6 OH ग्रुप हैं, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, 4 ये के 5, तो कैसे पता चलेगा? तो आप सीधे कहेंगे बाय द एसिटाइलेशन रिएक्शन। ग्लूकोज की एसिटाइलेशन रिएक्शन से प्रूव होता है कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं। कैसे? तो उन्होंने कहा भैया एक काम करो, ग्लूकोज में होता है OH यहाँ पर, और इसकी रिएक्शन कराओ आप एसिटिक एनहाइड्राइड से। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या है जरा ये समझो। यहाँ पर देखना, ये एसिटिक एसिड है, CH3COOH, एसिटिक एसिड। एक और एसिटिक एसिड ले लो, 2 एसिटिक एसिड हैं। थोड़ा सा इसकी स्ट्रक्चर को मैं ओपन कर रहा हूँ, COOH। इस वाले का भी मैं इधर दिखा दे रहा हूँ, COO, यहाँ पर COOH, दो ग्लूकोज है। अब क्या होता है कि ग्लूकोज की आपस ये 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल हैं, जब इनकी आपस में रिएक्शन होती है तो यहाँ से क्या, इनको हीट करोगे तो ये वाटर इतना निकल जाएगा। अब आपस में इनकी बॉन्डिंग हो जाएगी। आपस में बॉन्डिंग कैसे करेंगे? कुछ इस टाइप से बॉन्ड कर लेंगे, CH3COO। यहाँ पर देखना ये बॉन्ड फ्री है तो इस बॉन्ड को मैंने ऐसे दिखा दिया। यहाँ पर ये CH3C डबल बॉन्डेड O। अब ये वाला ऑक्सीजन है तो इस ऑक्सीजन को मैंने यहाँ दिखा दिया, इस टाइप से इन दोनों को आपस में जोड़ दिया। तो ये जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है इसी को हम बोलते हैं एनहाइड्राइड।
यहाँ पर ये एनहाइड्राइड मिल गया, तो एसिटिक एनहाइड्राइड आपको मिल रहा है। एसिटिक एसिड से बनता है, मतलब क्या होता है एनहाइड्राइड, अगर आपसे कहीं पूछें किसी भी एसिड में, तो सिंपल से क्या करना है आपको कि दो एसिड लेना है, सेम सेम एसिड लेना है दोनों, और उनसे आपस में रिएक्शन करा करके उनसे एक वाटर निकाल करके उनको जोड़ देना, जो बनेगा वो एनहाइड्राइड बोला जाता है। एनहाइड्राइड इज ए एसिड का प्रोडक्ट है एक तरीके से। तो यहाँ से एसिटिक एनहाइड्राइड, अगर इसकी रिएक्शन इसके साथ कराओगे तो देखो जब यहाँ पर लाएंगे तो रिएक्शन क्या होगी, मैं इसी को यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ। मान लीजिए हमारे यहाँ पर CHO है, यहाँ पर ये CHO है, और इसमें है OH, यहाँ पर भी है एक तरीके से OH, तीसरे वाले पर हम इधर, चलो इधर ही दिखा दे रहे हैं OH, ये सभी है ग्लूकोज के। एक और यहाँ OH H, एक और यहाँ पर OH H, ये देखो 4 हो गए, एक नीचे आपका दिया गया है लास्ट में एक और, बस यहाँ पर थोड़ी सी OH है और ये CH2 है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। ये है, इसी को ओपन स्ट्रक्चर है ये ग्लूकोज की। अब देखना क्या होगा, ये वाला एसिटिक एनहाइड्राइड ले आइए यहाँ पर इस जगह पर, और इनकी इससे रिएक्शन कराएंगे। तो एसिटिक एनहाइड्राइड होने से बनेगा क्या, जरा ये देखना। एसिटिक एनहाइड्राइड को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये हो गया इसका O, यहाँ पर हो गया C डबल बॉन्डेड O, यहाँ C डबल बॉन्डेड O, और यहाँ पर मैंने लिख दिया CH3, यहाँ पर लिख दिया CH3। मैं उल्टा दिखा रहा हूँ इसी को, ये जो एनहाइड्राइड बना उसी को उल्टा दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होगा देखना, यहाँ से ब्रेकिंग होगी, एक हाइड्रोजन जाएगा इसके बीच में, यहाँ से ब्रेकिंग होगी, दोनों में सेम सेम है तो दोनों में, अगर ये ग्रुप अलग होता है तो इनके टूटने का तरीका भी अलग हो जाता है, तो आगे देखेंगे, यहाँ की जरूरत नहीं है, बस इतना समझना। एसिटिक एनहाइड्राइड का बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड यहाँ से आप ब्रेक करके दिखा दो, ब्रेक हो गया जी, यहाँ से बॉन्ड टूट गया, और यहाँ से H, तो ये H इतना पोर्शन फिर जो है एसिड बना देगा, और ये वाला जो पोर्शन बच रहा है वो आकर सीधे सीधे इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। तो जब जुड़ेगा तो ये देखना, ये वाला पोर्शन यही बनेगा, देखो ये वाला ऑक्सीजन ये हो गया, यहाँ पर ये कार्बन हो गया ये, और ये कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड ये हो गया, इधर CH3। तो इस टाइप से सभी के साथ होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, सबके साथ होगा। तो सबके साथ प्रोडक्ट क्या बनेगा, कुछ इस टाइप से, जैसे मैं यहाँ पर दिखाऊं तो ये यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गया, यहाँ पर C डबल बॉन्डेड O है, और यहाँ CH3, यहाँ पर भी ऐसे ही हो जाएगा, C डबल बॉन्डेड O CH3, यहाँ पर भी हाइड्रोजन हटाओ, C डबल बॉन्डेड O CH3, इस जगह पर भी O है, C डबल बॉन्डेड O CH3, लास्ट वाले पर भी O और C डबल बॉन्डेड O CH3, ऐसे दिखा दो आप, C डबल बॉन्डेड O CH3, ठीक है। तो इस तरीके से जो बन गया ये एनहाइड्राइड का पेंटा एसीटेट है, एसीटेट CH3C डबल O, ठीक है, एसीटेट। तो पेंटा एसीटेट, एक एसीटेट का ये बना, 2 3, एक यहाँ 4, और लास्ट वाला हो गया 5, तो पेंटा एसीटेट बन रहा है। तो एक्चुअल में क्या हो गया कि जितने OH ग्रुप होते हैं वो सारे के सारे OH ग्रुप रिएक्ट करते हैं, जितने OH ग्रुप होते हैं सारे के सारे OH ग्रुप रिएक्ट कर जाते हैं, किससे, एनहाइड्राइड से। तो ग्लूकोज में जितने OH होंगे वो सब के सब एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कर जाएंगे, और बनेगा क्या उनका, पेंटा एसीटेट। तो 5 एसीटेट का पेंटा एसीटेट कंपाउंड जब मिल रहा है तो इससे क्या पता चलेगा भैया, कुछ में 5 OH ग्रुप थे। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप होते हैं, इसका कैसे प्रूफ दोगे, तो सीधे कह देना भैया कि ग्लूकोज की हम एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं तो ये पेंटा एसीटेट देता है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का प्रोडक्ट मिलता है जो प्रूव करता है कि उसमें 5 OH ग्रुप है। चलिए आगे बढ़िए, हर टॉपिक को अलग अलग करके ऐसे पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट आइए, यहाँ पर देख रहे हैं इससे क्या प्रूव होता है, इस वाली रिएक्शन से कह रहे हैं कि ग्लूकोज में 5 एसीटेट बनता है, जो उससे प्रूव होता है कि 5 OH ग्रुप हैं। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि उन पांचों में से एक एटलीस्ट एक OH ग्रुप एक साइड पर है, टर्मिनल पर है, मतलब टर्मिनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप है या नहीं। OH तो 5 पता चल गए पेंटा एसीटेट से, लेकिन ये कह रहे हैं कि ग्लूकोज में कोई टर्मिनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए भैया इसका ऑक्सीडेशन करा दो,
ऑक्सीडेशन इसका कराएंगे किसके साथ में, तो भैया कह रहे हैं सीधे सीधे ध्यान रखना नाइट्रिक एसिड के साथ। नाइट्रिक एसिड के साथ जैसे ही ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये भी एक बहुत अच्छी तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तगड़ा है, ब्रोमीन वाटर से भी तगड़ा एक तरीके से काम करेगा। ब्रोमीन वाटर ने क्या किया था, केवल CHO को चेंज किया था, लास्ट टर्मिनल OH को चेंज नहीं किया था, ये टर्मिनल वाले को भी चेंज कर देगा। मतलब नाइट्रिक एसिड एक ऐसा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि वो टर्मिनल पोजीशन पर कार्बोनिल ग्रुप है, एल्डिहाइड का है, उसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा, और अगर एल्कोहल होगा तो उसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा। तो यहाँ पर CHO भी COOH में कन्वर्ट हो जा रहा है और लास्ट वाला टर्मिनल OH भी COOH में चेंज हो जा रहा है। इससे क्या प्रूव हो रहा है, इससे ये प्रूव हो रहा है कि ग्लूकोज में पांचों हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप टर्मिनल है। ग्लूकोज हैज एट लीस्ट वन टर्मिनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दिस is proved by the reaction of glucose with nitric acid। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि कैसे आप पता करोगे कि ग्लूकोज में टर्मिनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, तो ऐसे बताना, ये रिएक्शन दिखा देना। यहां प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है भैया सैक्रिक एसिड, ठीक है, सैक्रिक एसिड बनता है, ध्यान रखना सैक्रिक एसिड। अब अगर इसी रिएक्शन को यहाँ पर दो रिएक्शन, इस वाले को हटा के मैं अलग से बता रहा हूं, तो यहाँ पर केवल इतना ध्यान दो, इतना इतना जो मैंने बताया। अब ये कह रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास पहले से पीछे पढ़ के आए हो, ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन होने के बाद क्या बनता है, ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन होने के बाद CHOH, ये ग्लूकोनिक एसिड जो बना था, यहाँ 4 है, और ये है आपका CH2OH, ग्लूकोनिक एसिड बना था ना, ये ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन होने के बाद ग्लूकोनिक एसिड बना है। अब इस ग्लूकोनिक एसिड को कह रहे हैं कि अगर इस पर HNO3 की रिएक्शन करा दो तब तो ये और आसानी से दे देगा। भाई यहाँ ऑलरेडी बदला हुआ है, ये वाला देखो टर्मिनल है, तो टर्मिनल वाले को भी सीधे सीधे ये किस में कन्वर्ट कर देगा, यहाँ COOH तो है ही, और ये CHOH का होल 4, और यहाँ पर COOH ये बन जाएगा। इसको क्या बोल रहे हैं, सैक्रिक एसिड, सैक्रिक एसिड बन गया। तो भैया सैक्रिक एसिड बन रहा है, तो सैक्रिक एसिड बनने का क्या मतलब है, सैक्रिक एसिड बनना ये प्रूव कर रहा है कि ग्लूकोज में एक टर्मिनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप है नाइट्रिक एसिड से। तो डायरेक्ट ये दोनों रिएक्शन जो इन्होंने इस बुक में तो एक साथ दिया है, अलग 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 पूछा जा सकता है। उन्होंने कह सकते हैं कि अगर हमने ग्लूकोनिक एसिड लिया है तो ग्लूकोनिक एसिड की नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास सैक्रिक एसिड मिलेगा। ये सैक्रिक एसिड प्रूव करता है कि ग्लूकोज में चौथा कार्बन, लास्ट वाला एक पांचवा टर्मिनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। या तो आप सीधे सीधे ऐसे कह सकते हैं कि एल्डिहाइड, ये ग्लूकोज ही ले लेते हैं, डायरेक्ट ग्लूकोज ही दे देंगे, कहेंगे इसका ऑक्सीडेशन करने से हमें यहाँ पर नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में क्या मिलता है, तो सीधे बता देना भैया कि ये भी सैक्रिक एसिड देगा। तो ये दो हो गए रिएक्शन। नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन क्या प्रूव करता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि ग्लूकोज की नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराने से सैक्रिक एसिड मिलता है, और इस रिएक्शन से आपको क्या पता चलता है, तो आप सीधे कह देना भैया इससे पता चलता है कि ग्लूकोज में टर्मिनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। चलिए अगला पॉइंट नेक्स्ट। अब हम आगे बात करेंगे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में। जितने हमने बातें देख ली, क्या क्या पता चला कि 6 कार्बन की चेन पता चली। तो 6 कार्बन की चेन देखो कैसे लिख रहे हैं, पहला कार्बन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा है, पांचवा है, छठा है। आप इसको सीधे सीधे ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ CHO लिख दो, यहाँ HOH, ठीक है, H यहाँ पर OH कर दो, H यहाँ पर तीसरे कार्बन पर इधर होता है, फिर यहाँ पर OH है, H है, बढ़ते जाओ इस तरीके से। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, बड़ा मतलब सिंपल। चाहे इसको फ्रंट पे ऐसे जैसे बुक में दिया ऐसे दिखाओ, चाहे ऐसे दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी बना सकते हो। तो 6 कार्बन की चेन का मतलब हुआ 1 2 3 4 5 6, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, ये देखो, और इसके बाद इसमें कार्बोनिल ग्रुप है, वो भी एल्डिहाइड है या कीटोन है, ये भी पता करने के लिए। तो इस ग्लूकोज की जो फॉर्मूला स्ट्रक्चर आई थी सीधे सीधे C6H12O6, ये कैसे पता चला, जो पहले ही पॉइंट में इन्होंने लिखा था कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर का जो फॉर्मूला देखा गया वो पता चला कि C6H12O6 है। कैसे पता चला, ऐसे पता चला। ये सारी रिएक्शन है, सब याद रखना आपको, जितने हैं इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको सबको याद रखना, बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक,
अब आ जाओ, इसमें हम ग्लूकोज के बारे में थोड़ा सा और फॉर्म देखेंगे। एक होता है ग्लूकोज को रिप्रेजेंट जब हम करते हैं। अब देखो, हम 3 डायमेंशनल, इसका 2D हम स्ट्रक्चर लिखने जा रहे हैं पेपर पे, मतलब कॉपी पे लिखने जा रहे हैं कि कैसे ग्लूकोज की स्ट्रक्चर लिखी जाए। तो उसके लिखने का जो आपका तरीका दिया गया है वो 2 तरीके से लिखा जा रहा है। एक होता है कॉन्फ़िगरेशन, डी कॉन्फ़िगरेशन, और एक होता है एल कॉन्फ़िगरेशन। ये एक्चुअल में नोटेशन है, बनाया गया है कैसे आप उसे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्लूकोज को कैसे लिखेंगे, लिखने का क्या तरीका होना चाहिए, कॉपी पर कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे कि अगला कोई पढ़ के समझ जाए कि क्या कहना चाह रहे हो। तो इसका कुछ कॉन्फ़िगरेशन है। तो एक है डी कॉन्फ़िगरेशन, एक है एल कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, ध्यान रखना। कभी कभी बच्चे समझ लेते हैं डी मीन्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड कैपिटल एल मीन्स लीवो रोटरी। नहीं जी, यहाँ पर अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा तो स्मॉल डी लिखा जाएगा, लीवो रोटेशन से रिलेटेड होगा तो एल लिखा जाएगा। मतलब ऑप्टिकल एक्टिव बिहेवियर से अगर बात करना चाहोगे डेक्स्ट्रो और लीवो, तो स्मॉल डी जो है अल्फ़ाबेट में आते हैं। कैपिटल में अगर आ रहा है तो ध्यान रखना, ये ऑप्टिकल नेचर बताने के लिए नहीं है, डेक्स्ट्रो और लिबो रोटेटरी नेचर बताने के लिए नहीं है। ये सीधे सीधे किसके लिए है, ये कॉन्फ़िगरेशन के लिए, डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ठीक है, तो ये आप डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन हम समझेंगे, मतलब क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम आगे वाली क्लास में डिस्कस करेंगे कि ग्लूकोज को कैसे रिप्रेजेंट करें, उसका डी एंड एल फॉर्म कैसे होता है, और अल्फ़ा बीटा सारी स्ट्रक्चर क्या होती हैं। बहुत सारे पॉइंट आगे हैं। चलिए, थैंक यू। कुछ अगर आपको समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।